हेलो एवरीवन। अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि आपने आरपीएससी एई 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम को फोड़ा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मेंस का एग्जाम लिखने वाले हो। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका सेशन आप अभी देखने वाले हैं। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट मैंने यूट्यूब पे करा दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये सारे सेशन देख सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर्ड है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के अलावा हमारा जो बाकी काम बचता है मेंस को क्लियर करने के लिए वो है सवालों की प्रैक्टिस, क्योंकि अब कन्वेंशनल सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर, तो हमें उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फॉर दैट वी हैव लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड बैच, दैट इज बरुद्रा बैच फॉर आरपीएससी एई 2024 मेंस एग्जामिनेशन। इसके साथ आपको ये भी गेज करना होगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। फॉर दैट यू हैव टू गिव द टेस्ट, सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट। दैट ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड ऑन अनअकैडमी। तो आपके आरपीएससी के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए 2024 मेंस बैच अवेलेबल है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस को और एनहेंस करने के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जयपुर में कराई जाएगी। हर वीकेंड पे एक टेस्ट होगा, 20 टेस्ट है इसके अंदर, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, ताकि सफिशिएंट आपको प्रैक्टिस मिल जाए पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न की। ऑफलाइन सेंटर और कोई नहीं रखा हुआ है, आपको जयपुर आके टेस्ट देना पड़ेगा। 28 या 26 अक्टूबर को हम ये टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंस बैच और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बैच का लिंक मैंने पिन कर दिया है। डू एनरोल फॉर दीज टू पर्टिकुलर कोर्सेज, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और इनहेंस कर पाओ और फाइनली सिलेक्शन ले पाओ। टिल देन लेट्स क्रैक इट एंड एंजॉय द सेशन ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। कमेंट कर देना फटाफट से। क्लियर है? सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। हम बात कर रहे थे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की, और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। तो लास्ट के 4 फीचर्स बचे हुए, कोशिश करेंगे आज की क्लास में खत्म हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो खत्म हो ही जाएगा। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश योर सेकंड चैप्टर। तो हम बात कर रहे थे किसकी? वी वर टॉकिंग अबाउट रूरल इकोनॉमी। हम रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे थे, और रूरल इकोनॉमी में हम बात कर रहे थे कौन कौन से फीचर्स हैं रूरल इकोनॉमी के, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द रूरल इकोनॉमी। तो कौन कौन से फीचर्स हमने कर लिए थे, व्हाट फीचर्स दैट वी हैव कवर्ड। तो सबसे पहला फीचर कौन सा कवर किया था रूरल इकोनॉमी का? द फर्स्ट ऑफ द फीचर वाज पॉवर्टी। हमने बात करी थी पॉवर्टी की। फिर हमारा दूसरा फीचर था इसका अनएम्प्लॉयमेंट। द सेकंड ऑफ द फीचर ऑफ द रूरल इकोनॉमी वाज अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया हमने अनएम्प्लॉयमेंट को। फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बाद हमने बात करी किसकी? मेल न्यूट्रिशन की। So in the next class we have talked about malnutrition। तो poverty हो गया, unemployment हो गया, malnutrition हो गया। फिर malnutrition के बाद हमने बात करी थी किसकी? After malnutrition we have talked about what? चौथा फैक्टर क्या था इसका? Inadequate sanitation। So inadequate sanitation, तो ये हमारा चौथा फैक्टर था। This was the fourth factor of rural economy, या fourth feature of rural economy की sanitation proper नहीं होती है। So inadequate sanitation is there। तो मेरे ख्याल से यही किया था, इसके बाद भी कुछ डिस्कस किया था हमने। After this also we have discussed। सैनिटेशन के बाद कुछ किया था कि बस सैनिटेशन तक ही कर रखा है हमने? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता देना। मेरे ख्याल से यही किया है हमने, सैनिटेशन तक ही कर रखा है। तो 4, हाँ यही लास्ट था। तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, विल कंटिन्यू विद दैट। देखते हैं आगे कौन मुद्दे की बात पे अगर देखें तो पॉवर्टी हो गई है। सो पॉवर्टी हो गई हमारी, देन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी काफी पीछे है यार, काफी स्लाइड आगे जाना पड़ेगा हमें। एक काम करूंगा, अगली बार से मैं स्लाइडें हटा के आ जाऊंगा। मेल न्यूट्रिशन भी हो गया था। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल रिमूव दिस। इसको हटा के ही आएंगे डायरेक्टली, नहीं तो ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। फिर हमारा जल जीवन मिशन ये सब हो गया था, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। चलो अगला जो इशू है रूरल इकोनॉमी में, द नेक्स्ट ऑफ द इशू, प्रणाम बिंदास इंडियन। सो नेक्स्ट ऑफ द फीचर ऑफ रूरल इकोनॉमी इज इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो अगला जो आज यूनिट 2 हो जाएगा, कोशिश तो यही करूंगा यूनिट 2 खत्म हो जाए। 4 फीचर और बचे हुए हैं, देयर आर 4 अदर फीचर्स व्हिच आर लेफ्ट फॉर रूरल इकोनॉमी। अगर वो चारों फीचर हो जाते हैं तो आज आपका क्या हो जाएगा? चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 3 में एंटर कर जाएंगे। तो पहले सेक्शन के आपके दूसरे चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो रूरल इकोनॉमी का अगला फीचर क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ ऑफ द चाइल्ड
बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल से पहले अगर नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाती है, इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। और ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है बहुत ही क्रिटिकल इंडिकेटर है किसका? ओवरऑल हेल्थ और डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रीजन। तो 1 साल से पहले अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए, इसको टेक्निकली बोलेंगे क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी। और रूरल इकोनॉमीज में ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है देन अर्बन इकोनॉमी। जो रूरल इकोनॉमी है उसमें अगर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखोगे वो बहुत ज्यादा मिलेगी। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हम डिफाइन करते हैं कि जो 1000 बच्चे हुए, अगर 1000 बच्चे हुए 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, टोटल 1 साल की वैल्यू ले रहा हूं मैं, तो 1000 बच्चे हुए अगर 1 साल के अंदर, कितनों की मृत्यु हो जाती है विद इन द एज ऑफ 1 ईयर, इसको हम टेक्निकली बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी। दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो यू कैन से इन्फेंट मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स कौन है? जिनकी उम्र 1 साल से कम है। पर 1000 बर्थ विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज इन्फेंट मोर्टेलिटी। क्लियर है चीज? अब जो करंट सिनेरियो है, अगर हम करंट सिनेरियो देखें, इंडिया की जो एवरेज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 28 है। क्या मतलब है इस बात का? इंडिया की अगर मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूं वो कितनी है? 28 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1000 बच्चों में से 28 बच्चे मर जाते हैं कितनी उम्र से पहले? 1 साल की उम्र से पहले। तो ये हमारी कहलाएगी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो दिस इज टेक्निकली नोन एज व्हाट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 828 के लगभग है राजस्थान में, मतलब 1000 में से 828 बच्चे मर जाते हैं। अरे भाई ऐसा तो मत करो यार, मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए 828 मर गए। इंडिया की है यार ये एवरेज 28। एक बार डाटा चेक करो वापस। तो इंडिया की एवरेज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 28 पर 1000 लाइव बर्थ। तो एक बार चेक करना भैया अपनी वैल्यू। अब रूरल एरिया में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अगर आप स्टेट वाइज देखोगे, इफ यू टॉक अबाउट स्टेट वाइज, बिहार में बहुत ज्यादा है, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, असम में बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। तो इन स्टेट्स के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा निकल के आती है। अगर आप कंपेयर करोगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किससे? बाकी देशों से। बाकी देशों से जैसे इंडिया में 28 है ना, अगर यूएसए की बात करोगे, इफ यू टॉक अबाउट यूएसए, यूएसए में सिर्फ 5.4, 1000 में से सिर्फ 5.4 बच्चे की मृत्यु होती है। यूके में बात करोगे इट इज ओनली 3.6। तो यूके में ओनली 3.6। तो 1000 में से ऑन एन एवरेज 3.6 बच्चों की मृत्यु होती है सिर्फ, पर इंडिया में 28। तो कहने का मतलब है ये कंपैरेटिवली ज्यादा है, इंडिया की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, और रूरल एरिया में तो और भी ज्यादा निकल के आ जाती है। क्लियर चीज? अब कॉजेस क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के? क्यों नवजात बच्चों की या शिशुओं की मृत्यु हो जाती है भारत में इतनी ज्यादा? पहला, मेल न्यूट्रिशन है। इंडिया में क्या मिलेगा आपको? मेल न्यूट्रिशन मिलेगा, लो बर्थ वेट मिलेगा। तो जब उनका जन्म होता है तभी उनका वेट क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो मदर है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो मेल न्यूट्रिशन और लो बर्थ वेट। दूसरा, पुअर मैटरनल हेल्थ केयर एंड अनसेफ डिलीवरीज। पुअर मैटरनल हेल्थ केयर का मतलब क्या हुआ? जो रूरल एरिया में वुमेन है उनको बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही नहीं होता वहां पे। तो हेल्थ केयर बहुत पुअर है गांव के अंदर। अनसेफ डिलीवरीज होती हैं, इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है। इन्फेक्शन हो जाता है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको इन्फेक्शन हो गया तो इससे उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। फैसिलिटी बहुत पुअर है। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा हेल्थ केयर का है वो बहुत ही इनएडिक्वेट है। फिर डिजीजेज और इन्फेक्शन, डिजीजेज जैसे डायरिया, लूज मोशन हो जाते हैं, निमोनिया, मलेरिया, जॉन्डिस, आपने सुना होगा जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस ये तो शहरों में भी मिल जाएगा आपको, दिस यू विल फाइंड इन सिटीज आल्सो। जैसे बच्चा पैदा होता है एक दिन बाद डॉक्टर बोलते हैं जॉन्डिस हो गया ऐसे। तो कहने का मतलब है गांव में फैसिलिटीज नहीं होती है इन सारी चीजों को ट्रीट करने की। पुअर सैनिटेशन होता है, ड्रिंकिंग वाटर बहुत पुअर होता है। तो इसी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? ज्यादा है। पॉवर्टी है, इकोनॉमिक हार्डशिप है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, सुपरस्टिशन है। सुपरस्टिशन मतलब, सुपरस्टिशन का मतलब वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। सुपरस्टिशन का मतलब क्या है? वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे। जीपीएससी का लेक्चर क्यों नहीं लेते? कभी वैकेंसी आई थी, अगर आप लेक्चर लेंगे लोकल कोचिंग वाले हिल जाएंगे एंड हमारा भला होगा। तो बेटा वैकेंसी तो आने दो, कभी वैकेंसी आई थी? हाँ कभी आई थी बताओ मिस्टर टैंक। चलो यार ये जब तक बताएगा टैंक, हम बात कर रहे थे किसकी? ये राजस्थान वालों का भैया सब्जेक्ट रुक जाएगा।
तो हम बात कर रहे थे किसकी, सुपरस्टिशन बहुत है इंडिया के अंदर, क्या वैक्सीन नहीं लगवाएंगे गांव में, कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे हम, सो दे डोंट रिलाई ऑन वैक्सीन, वो जाएंगे बाबा के पास, बिल्कुल सही बात है, डीसी मैथ क्लास 6, तांत्रिक या बाबाओं के चले जाएंगे, तबियत खराब हो रही है, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, बाबाओं के जाएंगे, तो सुपरस्टिशियस है। तो इंडिया में इन वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ज्यादा है। तो कौन कौन से रीजन हो गए, पहला लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सुपरस्टिशन, दूसरा पॉवर्टी है, इकोनॉमिक हार्डशिप है, डिजीज और इन्फेक्शन है, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर मैटरनल हेल्थ केयर है, अनसेफ डिलीवरियां होती हैं, और मेल न्यूट्रिशन है, और लो बर्थ वेट है। क्लियर है चीज? तो यही सारे आपको रीजन जोड़ के मोर्टेलिटी रेट को घटा देते हैं भारत के अंदर। क्लियर है पूरी कहानी? अच्छा, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया के अंदर ज्यादा है तो इसका इंपैक्ट क्या है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस? अगर इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट कंपैरेटिवली ज्यादा आ रही है बार बार वॉइस ही कट रही है, सो द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज कंपैरेटिवली हाई, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस? बहुत ही इजी इंपैक्ट बता सकते हो आप आसानी से। अभी अभी आई ही 700-800 AJ की आएंगी या आई हैं, क्या लिख रहे हो भाई, प्रॉपरली लिखा करो, नहीं समझ में आता बात। सर मरुदा बैच में सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की क्लास, ये मरुदा बैच ही तो चल रहा है, बाकी और क्या चल रहा है भाई? यार भरतपुर ऐसे तो मत बोलो, RJ05, फिर राजस्थान का लोग मजाक उड़ाते हैं बाहर। देखो नीचे आपके यूट्यूब चैनल में क्या लिखा हुआ है, आपका जहाँ पे वीडियो चल रहा होगा, देखो बैच का नाम क्या है, मरुदा बैच ही तो चल रहा है, और कौन सा बैच चल रहा है? यूट्यूब चैनल किसका है? अनअकैडमी का ही है, मरुदा बैच ही चल रहा है। फिर आप बोलो सर मरुदा बैच में दोबारा लोगे क्या? तो मरुदा बैच के अंदर ही तो चल रही है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? पहला, लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, तो गांव के अंदर ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो जाएगा, वर्कफोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दी वर्कफोर्स विल बी कंपैरेटिवली रिड्यूस, हेल्थ केयर के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, कहने का मतलब है ज्यादा लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। फिर जेंडर की डिस्पैरिटी आ जाएगी, जेंडर की डिस्पैरिटी क्यों? जनरली फीमेल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा पाई जाती है इन कंपैरिजन टू मेल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर सोशल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं। सोशल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब, अगर एक बार इमेजिन करके देखना, किसी का बच्चे की डेथ हो जाए, किस वजह से? कि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो जो इंपैक्ट होता है साइकोलॉजी के ऊपर वो बहुत ज्यादा होता है, इमोशनल ट्रॉमा होता है, फाइनेंशियली इंस्टेबल हो जाती है फैमिली। आप जाओगे अगर हॉस्पिटल के बिल देखोगे लाखों में आ जाते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है इससे। क्लियर है चीज? चलो ठीक है, मिस्टर टैंक गायब हो गया, बता ही नहीं रहा, पॉपुलेशन डिक्रीज। तो ये इंपैक्ट होता है हमारा किसका? इन्फेंट मोर्टेलिटी का। ओल्ड जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ओल्ड जनसंख्या बढ़ जाएगी, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर मुझे लगा कि ऐप में जो शेड्यूल है डेट वाइज उसके अकॉर्डिंग क्लास, तो सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का मेंशन नहीं है, सॉरी सर, यहाँ से कवर लूंगा। हाँ तो भाई मैं ही कराता हूँ, और मेरा चाहे यूट्यूब हो चाहे और कहीं पे लूंगा, सेम कंटेंट होता है, डिफरेंस नहीं होता है, सब जगह सेम चीज चल रही होती है, देयर इज नो डिफरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब सरकार आई बीच में, सरकार आई, बोलती है कि इतनी सारी दिक्कतें हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी से, तो हम क्या है सरकारी स्कीमें निकालते हैं। तो आ गई सरकारी स्कीमें, अब कितनी सारी स्कीम्स बता चुका हूं मैं आपको। अब एक काम क्या करूंगा मैं, जितनी भी स्कीम्स है ना उन सबका भी PDF आपको बना के दूंगा। अभी तो मैं हर टॉपिक के साथ आपको सरकारी स्कीम बता रहा हूँ, बट मैं क्या करूंगा, आपके रिवीजन के लिए, कोई जब पेपर देने जाओगे सारी स्कीम आपके पास होनी चाहिए एक साथ, आपके रिवीजन के लिए सारी स्कीम इकट्ठी कर लूंगा सरकारी, और एक PDF बना के दे दूंगा, तो उसी को पढ़ जाना, तो आपकी सारी सरकारी स्कीमें एक साथ हो जाएंगी। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 के मैंने आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लिए, आपका एक टेस्ट पेपर बना दिया चैप्टर नंबर 2 का, ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आज या कल अपलोड हो जाएगा, वो बनाने के लिए मैंने दे दिया है, तो ये भी आपको मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2 के सवाल करते रहना उसके साथ। अब हमारी कौन कौन सी स्कीम है? पहली स्कीम है जननी सुरक्षा योजना, जननी मतलब मदर की बात कर रही है, तो क्या करते हैं इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड रिड्यूस द इन्फेंट डेथ, तो इन्फेंट की डेथ को घटाना है, और जो हमारी मदर है उसकी जान की भी रक्षा करनी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं, किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को, फॉर ऑप्टिंग दी हॉस्पिटल फॉर डिलीवरीज, घरों पे डिलीवरी नहीं हो, कहां पर हो? हॉस्पिटल में हो, तो सरकार पैसा दे देती है आपको। अगली स्कीम क्या है हमारी? अगली है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब इसमें क्या करते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दी फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 5,000 रुपीज टू दी मदर्स और लैक्टेटिंग मदर्स फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब पिछले केस में क्या था, हॉस्पिटल का खर्चा दे रही थी सरकार, यहाँ पे क्या कर रही है,
जब आपके बच्चा हो गया उसके बाद प्रॉपर नरिशमेंट मिले उसे, उसके लिए आपको 5,000 रुपए मिलते हैं इसके अंदर। तो इट हेल्प्स प्रिवेंट लो बर्थ वेट, तो आपको लो बर्थ वेट नहीं मिलेगा। मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको डेथ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष, ये भी स्कीम लॉन्च कर रखी है टू इंक्रीज द इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ डिजीजेस। कहने का मतलब है यहाँ पे प्रॉपर क्या दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है, पोलियो की, फिर मीजल्स की, फिर टीबी की वैक्सीन दी जाती है, ताकि बीमारियों की वजह से क्या नहीं हो, डेथ नहीं हो। अगली स्कीम क्या चलाई, तो अगर आप देखोगे सरकार कितना काम करती है, मैंने आपको बताया कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से बच्चे मर रहे हैं। सरकार हर एक फैक्टर के ऊपर काम करती है, बस हम ही गालियां देते हैं उन्हें। अगर आप देखोगे सरकार हर एक फैक्टर के ऊपर काम करती है। वो एक अलग बात है कि स्पीड बहुत स्लो होती है पहुंचने की, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की, इसलिए लोगों तक पहुंचने में टाइम बहुत लगता है, और बीच में लीकेज भी होता है। वो लीकेज आपको पता ही है, दैट लीकेज इज नोन टू यू, और वो लीकेज का पार्ट आप भी बनोगे। उसी लीकेज के लिए तो जा रहे हो आप भी सरकारी नौकरी में, नहीं तो वहां पे जाके काम करोगे एक दिन काम नहीं कर पाओगे, कोई मजा नहीं आएगा आपको काम करने का। पर क्योंकि वो लीकेज है वहां पे, तो इसलिए आपका इंटरेस्ट बना हुआ है तैयारी करने में, रोज आते हो यूट्यूब क्लास लगाने के अंदर, एक एक साल तैयारी करते हो। तो कहने का मतलब है सरकार हर एक फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए स्कीम निकालती है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान। तो ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द मेल न्यूट्रिशन इन इन्फेंट्स। अब बच्चा हो गया उसमें मेल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, जो उसकी मदर है उसमें मेल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, इट प्रमोट्स द ब्रेस्ट फीडिंग, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और अवेयरनेस कैंपेन फैलाता है। फिर हमारे पास है रूरल हेल्थ मिशन। अब ये क्या है, रूरल हेल्थ मिशन या आशा वर्कर्स। तो यहाँ पे जो लोकल महिलाएं उनको ट्रेन किया जाता है टू प्रोवाइड द बेसिक हेल्थ केयर, टू प्रोवाइड द बेसिक हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस इन द विलेजेस। पोलियो का टीका, बिल्कुल सही बात है। आई थी 500 प्लस ए की अप्रैल में एग्जाम है, 500 प्लस आई थी, कब आई थी बेटा, एंड कैलेंडर में, और 150 ए प्लस 500 जे की भी आएंगी। लोकल वाले खूब लूटते हैं, आपका बहुत अच्छा है। तो भाई तुम जब आती है तब बताया करो, जब आएंगे फिर बताना, जब अभी वैकेंसीज आएंगी तब बताना आप, ठीक है, तो आपको करा देंगे। चलो, कराते कुछ नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। अब जब भी वैकेंसी आएंगी आपके, आप बता देना बस। अवेयरनेस ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है चीज। अब इस पूरी कहानी का आपको क्या बताया, बेसिक क्रक्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी का। अगर मुझे इन्फेंट मोर्टेलिटी घटानी है, व्हाट इज टू बी डन, आपको रूरल हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि घर पे डिलीवरी हो रही है, इंस्टीट्यूशन मतलब हॉस्पिटल की अंदर डिलीवरी को प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी निकल के आती है किसकी, इन्फेंट मोर्टेलिटी की। सर अगर इनका फायदा ना मिले तो शिकायत कहाँ करें इनकी, इनका फायदा नहीं मिले सरकार को शिकायत करनी पड़ती है, तो सरकार की शिकायत सरकार को ही करनी पड़ती है। तो अगर आपको इनका फायदा नहीं मिल रहा, शिकायत करोगे सरकार के पास जाके। सर मुझे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग की क्लासेस जो अभी आपने शुरू की हैं, शुरू क्या, अब तो खत्म होने वाली हैं। कब से चल रही है क्लासेस, तो हमारी 15 तारीख से चल रही है। चलो अब आते हैं हम अगले एस्पेक्ट के ऊपर। अगला एस्पेक्ट क्या है हमारा, अगला एस्पेक्ट है रूरल इकोनॉमी का इनसफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकारी हॉस्पिटल में सब सेवा मिलता है, बिल्कुल सही बात है, सरकारी हॉस्पिटल में सारी सेवाएं मिलती हैं। अगर आप जाओगे सरकारी हॉस्पिटल में सारी सेवाएं मिलेंगी, पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा वहां पे, क्योंकि सब लोग आ जाते हैं, फ्री का है ना सब कुछ, तो सब लोग आ जाते हैं, तो उन सबको केटर करने में टाइम बहुत लगता है। अगर आप अपॉइंटमेंट लोगे, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आप एम्स में, जैसे जयपुर है, राजस्थान है, एसएमएस में एक अच्छे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लोगे ना, वो आपको अपॉइंटमेंट देगा 6 महीने बाद का। 6 महीने तो बंदा निपट जाता है, क्यों, क्योंकि भैया बंदे लोग ही इतने सारे हैं, फ्री की सेवा है ना, तो इसलिए लोग कहाँ जाते हैं, फिर प्राइवेट में जाते हैं। प्लीज एक प्लेलिस्ट बनवा दीजिए आपकी सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की क्लासेस की। बिल्कुल सर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जैसे एम्स है ऑनलाइन कर दिया है ना सब, बिल्कुल। हाँ तो ऑनलाइन में तो बता रहा हूँ, टाइम बहुत लग जाता है, ऑनलाइन कर दिया, पर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा 3-3 4-4 महीने बाद का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला इशू क्या है हमारे पास, अगला इशू है हमारे पास गाँव के अंदर या रूरल इकोनॉमी के अंदर इनसफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर
plays a very critical role in economic development. Why? As a healthy workforce is essential for productivity and sustainable livelihood. अगर हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हुआ, हमारी जो वर्कफोर्स होगी वो हेल्दी नहीं होगी, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जो हमारी लाइवलीहुड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो डेवलपिंग देश है जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ एशिया हो गया, यहाँ का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली क्या है, पुअर है। तो क्या की चैलेंजेस आते हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन रूरल एरिया? अगर मैं कुछ चैलेंजेस बताऊं, जैसे पहला, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल और क्लिनिक नहीं मिलेंगे, मिलेगा तो एक सरकारी हॉस्पिटल होगा, एक सरकारी हॉस्पिटल होगा आपके 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर, वहां पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे आपको। तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, क्लियर है चीज। दूसरा, अगर हॉस्पिटल होगा तो भैया डॉक्टर नहीं होगा, अगर हॉस्पिटल होगा तो वहां पे डॉक्टर नहीं होगा। अगर इंडिया में आपको मैं डॉक्टर पेशेंट रेशियो बताऊं, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली डॉक्टर पेशेंट रेशियो है 1:900। 900 लोगों पे एक डॉक्टर है इंडिया में। इतने डॉक्टर होने के बाद भी, क्यों, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और ये बहुत ही वर्ष है अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड देखोगे तो ये बहुत ही वर्ष है कि 900 लोगों के लिए बस एक डॉक्टर। अब तो 1000 भी हो चुका होगा, पुराना डेटा ही है। तो कहने का मतलब है दिक्कत क्या है हमारे हेल्थ केयर के अंदर, भैया लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज है गांव में। दूसरा, शॉर्टेज है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, शॉर्टेज है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की। कोई स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा आपको, गायनी नहीं मिलेगी, पीडियाट्रिशियन नहीं मिलेगा, सर्जन नहीं मिलेगा। गांव में जाओगे, नॉर्मल डॉक्टर बैठा होगा, कोई भी बड़ी इमरजेंसी आएगी आपको रेफर कर देगा शहर में जाओ, आपको रेफर कर देगा कहां पे, शहर में जाओ, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, शॉर्टेज है किसकी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की। दूसरा, इनएडिक्वेट मेडिकल इक्विपमेंट ही नहीं है हमारे पास, ना दवाइयां है ना इक्विपमेंट है ना दवाइयां। अभी देखा था कोविड-19 में क्या नहीं था हमारे पास, वेंटिलेटर ही नहीं थे, मारामारी पड़ी हुई थी वेंटिलेटर की। तो हमारे पास ना इक्विपमेंट है ना मेडिसिन है। दूसरा, पुअर रोड कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट है, तो रोड की कनेक्टिविटी बहुत पुअर है और ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है। हाई कॉस्ट है प्राइवेट हेल्थ केयर की, चलो सरकारी में नहीं मिल रहा तो प्राइवेट में चले जाते हैं, पर प्राइवेट में कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा है। दूसरा, हेल्थ अवेयरनेस नहीं है लोगों में, हेल्थ अवेयरनेस ही नहीं लोगों के अंदर कि भैया हाइजीन कंडीशन बना के रखें, न्यूट्रिशियस फूड खाना खाएं, बीमारियों से कैसे बचें, सुपरस्टिशन में नहीं पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हेल्थ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। कोविड-19 से बचने के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन करवाई, गांव में जाते थे भगा देते वैक्सीन वालों को, क्यों, किसी ने हवा फैला दी कि वैक्सीन लगाने से लोग मर रहे हैं। तो एक सुपरस्टिशियस एक मिथ आ जाती है गांव के अंदर, सब उसी में मजा आता है, वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे गांव वाले तो, कि नहीं इससे तो मर जाते हैं हम। तो कहने का मतलब क्या है कि सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा है रूरल इकोनॉमी के अंदर, अवेयरनेस बहुत कम होती है, अवेयरनेस इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, व्हाट द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन टू इंप्रूव द रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा हॉस्पिटल बनाओ। जैसे अब देखा है इंडिया में और भी एम्स बन रहे हैं, पहले दिल्ली में था, अब आपको मिलेगा हर स्टेट में एक एक एम्स आ रहा है ऑलमोस्ट। तो कहने का मतलब है बिल्ड मोर रूरल हॉस्पिटल, गांव में और ज्यादा हॉस्पिटल बनाओ, हेल्थ केयर सेंटर बनाओ, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर बनाओ, डॉक्टर को इंसेंटिव दो कि भैया गांव में जाके काम करे। आज के टाइम पे देखो मैंडेटरी है, आपको गांव में जाके काम करना पड़ेगा। अगर आपको लाइसेंस चाहिए डॉक्टरी का तो भैया आपको पहले गांव में जाके काम करना पड़ता है, पहली पोस्टिंग लगती है उनकी गांव के अंदर। तो मैंडेटरी कर दिया सरकार ने, जा गांव में काम करके आ पहले, क्योंकि अपनी इच्छा से तो कोई गांव में जाएगा ही नहीं। क्लियर है चीज। नेक्स्ट, मोबाइल क्लिनिक होने चाहिए। मोबाइल क्लिनिक मतलब जहां पर क्लिनिक नहीं है, गाड़ी में क्लिनिक हो, पहुंच जाए वहां पे, कैंप लगाओ, बिल्कुल सही बात है। रोड की कनेक्टिविटी इंप्रूव करो, अवेयरनेस चलाओ हेल्थ के बारे में, अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस दो, लोगों को पता ही नहीं होता इंश्योरेंस के बारे में, तो प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये भी हमारे रूरल इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रूरल इकोनॉमी। कैंप लगाओ, बिल्कुल सही बात है। तो आज हमने क्या देखा, पहला इन्फेंट मोर्टेलिटी, दूसरा हमने बोला कि भैया हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर हेल्थ केयर इज नॉट इन द रूरल एरिया, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है हमारा। अब अगली रूरल इकोनॉमी में क्या दिक्कत है, अगली रूरल इकोनॉमी की दिक्कत है भैया, ये आएगा सवाल आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली रूरल इकोनॉमी की क्या दिक्कत है, अगली रूरल इकोनॉमी की दिक्कत है एक्सडॉस टू अर्बन एरियाज। कहने का मतलब है माइग्रेशन, गांव से लोग कहां चले जाते हैं, शहर में चले जाते हैं। तो एक्सोडॉस टू अर्बन एरियाज, तो पलायन करना, लोग माइग्रेट कर जाते हैं, लोग शहरों में जाते हैं।
ऑल्सो नोन एज व्हाट, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चैलेंज है ये बहुत ही, बिल्कुल लो कॉस्ट मेडिसिन स्टोर भी ओपन करने चाहिए। मिस्टर टैंक ने बिल्कुल सही बात बोली, एब्सोल्युटली करेक्ट मिस्टर टैंक। हमें क्या करना चाहिए, लो कॉस्ट मेडिसिन स्टोर भी ओपन करना चाहिए। तो कहने का मतलब है गांव से लोग शहरों में जाते हैं और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चैलेंज है किसका, रूरल इकोनॉमी का। क्यों, व्हाई इट इज सो, इससे दिक्कत क्या है? अगर गांव से लोग शहरों में जा रहे हैं तो इससे दिक्कत क्या है, क्या इंपैक्ट है इसका? पहला, लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी एग्रीकल्चर के अंदर। लेबर की शॉर्टेज होगी कहां पे, एग्रीकल्चर में। जो लोकल इकोनॉमी है वो डिक्लाइन कर जाएगी। लोकल इकोनॉमी जैसे आर्टिशियन हो गए, फिर क्राफ्टमैन हो गए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं गांव के अंदर। तो जो लोकल इकोनॉमी है वो क्या कर जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बिल्कुल अभी भी मिलती है। नेक्स्ट, सोशल एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा। सोशल और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट मतलब आपका एक ही बच्चा है, कहाँ चला गया, शहर में चला गया। आप अलग रह रहे हो गांव में, बच्चा अलग रह रहा है शहर के अंदर। बच्चे को माँ बाप की जरूरत पड़ती है, उसको नहीं मिल रही, माँ बाप को बच्चे की जरूरत पड़ती है, दोनों को नहीं मिलती। तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है इसका, जब आपके साथ आपका बच्चा नहीं रहता हो। इसका इंपैक्ट पड़ता है अर्बन एरिया के ऊपर। अर्बन एरिया के ऊपर मतलब ओवर क्राउडिंग हो जाती है ओवर क्राउडिंग हो जाती है, स्लम बन जाते हैं शहरों में आके। आपने देखा होगा स्लम बने हुए शहरों के अंदर। तो गांव से लोग शहरों में आते हैं, शहर में रहना अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर स्लम बन जाते हैं। तो शहरों में आपको स्लम मिलेंगे, ओवर क्राउडिंग मिलेगी, यू विल फाइंड ओवर क्राउडिंग देयर। फिर राइज हो जाती है किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की और क्राइम की। क्योंकि गांव से शहरों में लोग आते हैं, स्किल तो होती नहीं है, तो शहर में नौकरी नहीं मिलती। अब शहर में नौकरी नहीं मिलती, शहर में सर्वाइव करना है, फिर क्या करते हैं, क्राइम। तो क्राइम रेट क्या कर जाती है शहरों में, बढ़ जाती है। तो क्राइम रेट क्या कर जाती है, शहरों में बढ़ जाती है। तो इतने सारे इंपैक्ट हैं अगर क्या होगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगी। देयर आर सो मेनी इंपैक्ट्स ऑफ दिस। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है, व्हाई देयर इज रूरल एक्सोडस। रूरल एक्सोडस क्यों पाया जाता है? एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा शहर में क्योंकि स्किल नहीं है, बिल्कुल मैंने बताया अभी बिंदास यही जानकारी दी। एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है, फिर क्राइम रेट बढ़ जाता है, फिर चोरी चकारी करते हैं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस, क्या रीजन है? तो पहला सवाल तो भैया क्यों जा रहे हो गांव छोड़ के? गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है, कम होती है, बिल्कुल सही बात है। लो इनकम होती है, पॉवर्टी होती है गांव के अंदर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेसिक सर्विसेज नहीं होती। अब मोबाइल तो पहुंच गया, मोबाइल में रील भी पहुंच गई। रील में जो हमारा बिंदास इंडियन है चश्मा लगा के बैठा हुआ है बीच पे, अब ये गांव का बच्चा भी देखता है कि यार ये बिंदास इंडियन तो बीच पे बैठा हुआ है चश्मा लगा के, मैं गांव में बैठा हुआ हूँ, गांव में मेरे पास टॉयलेट भी नहीं है करने के लिए, मेरे को जाना पड़ता है खेतों के अंदर। तो फिर क्या करता है वो वो ये सोचता है कि यार मैं शहर में जाऊंगा, शहर में जाके मैं बड़ा आदमी बनूंगा। तो गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पुअर है, बेसिक सर्विसेज नहीं मिलती। देयर इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर आर नो बेसिक सर्विसेज। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर क्राइसिस है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज देयर इज एग्रीकल्चर क्राइसिस। एग्रीकल्चर में लोगों की इतनी इनकम नहीं हो पाती। फिर शहर में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है बेटर लाइफस्टाइल की, देयर इज अ बेटर लाइफस्टाइल। मैं भी विलेज में ही हूँ, देखो तो बढ़िया बात है ना, राजस्थान की सरकार ने काम किया हुआ है अच्छा, तो विलेज को डेवलप कर रखा है। तो बिंदास इंडियन विलेज में भी चश्मा लगा के बैठा हुआ है मस्त। गोवा में मैं हूं सर, देखो विक्रम गोवा में और बिंदास इंडियन कहाँ है, गांव में। तो ऐसा ही चाहिए हमें, हर जगह क्या हो, इक्वल डेवलपमेंट हो। तो देर इज अट्रैक्शन टू बेटर लाइफस्टाइल इन दी सिटी, इसलिए लोग गांव छोड़ के कहाँ जाते हैं, शहरों में जाते हैं। दिल्ली मेट्रो से मेरा फोन कैसे गायब हो गया पता ही नहीं चला, रीजन, रीजन यही है, रूरल एक्सोडोस। हाँ, लो जॉब अपॉर्चुनिटी हमने शुरू में देख लिया। मैं जयपुर में हूँ सर, बढ़िया, मैं भी जयपुर में हूँ, आओ कभी मिलने। अब सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट द सॉल्यूशन टू दिस, प्रमोट द रूरल एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट दी रूरल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कहां दो, गांव में दो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दो, इंकरेज करो स्टार्टअप को गांव के अंदर ही, तो गांव में उनका छोटा मोटा काम चालू करा दो। नेक्स्ट, रूरल स्किल की डेवलपमेंट करो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, रोड्स प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करो, बेटर हेल्थ केयर दो, क्लियर है। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और क्लाइमेटिक अडेप्शन टेक्निक्स बताओ फार्मर को, कि एग्रीकल्चर में क्या हो, एग्रीकल्चर में क्या हो, उनकी इनकम बढ़ जाए। तो ये सारे सॉल्यूशन निकल के आ गए। जरूर आते हैं सर, कोल्ड कॉफी, बिल्कुल आओ, मेरे घर के नीचे ये कोल्ड कॉफी, आ जाओ सी स्कीम में, तुम्हें कोल्ड कॉफी पिलाते हैं, आज नहीं
परसों, आज तो मैं लखनऊ जा रहा हूँ, कल वो ऑफलाइन टेस्ट है, तो बच्चों से मिलने जा रहा हूँ लखनऊ में, परसों आप आके मिलो, कोल्ड कॉफी पीते हैं। 1 तारीख को आ जाओ, परसों तो बहुत सारी क्लासेस लगी हुई है मेरी, 1 तारीख को आओ, कोल्ड कॉफी पीते हैं मिलके। गुजरात गवर्नमेंट बजट 2025 में लो कॉस्ट रेंट हाउसिंग स्कीम लाया है फॉर वर्कर इन स्लम ना बने, इसके लिए। बिल्कुल सही बात बोली टैंक ने, एब्सोल्युटली करेक्ट। टैंक तुम जाके पढ़ा लो यार वहां के बच्चों को, तुम्हें तो इतनी जानकारी है, काहे तुम इतना परेशान हो रहे हो? तुम अपनी कोचिंग खोल लो, नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगा। नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें सारा डाटा दे दूंगा, तुम पढ़ाओ जाके वहां पे गुजरात में, काहे टेंशन ले रहे हो तुम? तो फिर कल क्लास होगी या नहीं? क्लास तो होगी, ऐसा कभी अच्छा तुम्हारी यूट्यूब वाली कोशिश करूंगा, अगर वहां पे मेरे को स्टूडियो मिल गया तो वहां क्लास ले लूंगा। वहां पे मेरे को अगर स्टूडियो मिला तो वहां क्लास ले लूंगा मैं। चलो, अब आखिरी जो दिक्कत है हमारी, आखिरी जो दिक्कत है रूरल एरिया में, वो है डिफॉरेस्टेशन। सो लास्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन रूरल एरिया इज डिफॉरेस्टेशन। आखिरी जो परेशानी है रूरल एरिया की, वो क्या है? नहीं सर, हाँ ठीक है भाई, मैं गुरु हूं, बट तुम भी पढ़ा सकते हो भाई। सर सिलेक्शन हो जाएगा, आपसे मिलने का मौका मिलेगा क्या? भाई तुम बिना सिलेक्शन के आ जाओ, ये कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ी है, तुम वैसे ही मिलने आ जाओ। सिलेक्शन हो जाए अच्छी बात है, फिर दोबारा मिल लेंगे, अभी यूं ही मिलने आ जाओ। चलो, अगला इशू क्या है रूरल एरिया में? डिफॉरेस्टेशन। नाउ डिफॉरेस्टेशन इज अ लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। डिफॉरेस्टेशन deforestation is the large scale removal of the forest for agriculture or for urbanization or for industrial use। कहने का मतलब है आपने लार्ज स्केल फॉरेस्ट को हटा दिया, क्या करने के लिए? एग्रीकल्चर करने के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो जो रूरल एरिया है वो हेविली डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर फॉर देयर लाइवलीहुड। अगर आपने उनको ही हटा दिया तो जो रूरल इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स दी रूरल इकोनॉमी, इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करती है, अभी आगे देखेंगे। और जो सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत ज्यादा निकल के आते हैं, अनबैलेंस हो जाता है। पुलिस हेडक्वार्टर के पास में जॉब करता हूं, मैं भी पुलिस हेडक्वार्टर के पास ही रहता हूँ भाई, सी स्कीम में है सीबीआई का ऑफिस, उसके पास आना। घर का एड्रेस बताया ना, सीबीआई ऑफिस के पास। सर इसका पहले पीडीएफ दे दो, कहाँ मिलेगा? ये अजय मीणा को बताओ, ये नया नया आया है, ये अजय मीणा नया नया आया है, पूछ रहा पीडीएफ तो दो इसका पहले, बोल रहा है इसका पहले पीडीएफ तो दो, बाद में बातें करना। चलो भाई आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? डिफॉरेस्टेशन की। नाउ व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? क्या कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के, यानी क्या रीजन है डिफॉरेस्टेशन के? व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन? बहुत सारे रीजन है डिफॉरेस्टेशन के। पहला, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर को एक्सपेंड कर रहे हो, फॉरेस्ट एरिया को क्या कर रहे हो? हटाते जा रहे हो। दूसरा, फ्यूल वुड और चारकोल प्रोडक्शन, आपको सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए तो पेड़ काटते जा रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, रोड बनाने हैं, हाईवे बनाने हैं, रेलवे बनाने हैं, डैम बनाने हैं। ह्यूमन सेटलमेंट रुक रही है, वहां पे लोग रह रहे हैं जाके, तो आप क्या कर रहे हो? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। फिर जो टिम्बर इंडस्ट्री है वो पेड़ काटती है इलीगली, तो टिम्बर इंडस्ट्री और लॉगिंग इंडस्ट्री, ये भी एक रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। फिर ओवर ग्रेजिंग है बाय द लाइफ स्टॉक। कहने का मतलब क्या हुआ? जो भेड़ बकरियां हैं वो छोटे छोटे पौधों को खा जाती हैं, तो पेड़ बनते ही नहीं है, तो ओवर ग्रेजिंग बाय द लाइफ स्टॉक। अगर डिफॉरेस्टेशन है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? यूट्यूब पर एड्रेस मत बताओ सर अटैक हो जाएगा, आतंकी। और कोई नहीं, आने नहीं देंगे अंदर सोसाइटी में, बिना अप्रूवल के अंदर नहीं आने देंगे तुम्हें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डिफॉरेस्टेशन को करना होगा, बिल्कुल सही बात है। तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? क्या इंपैक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का? पहला, लॉस ऑफ लाइवलीहुड। बहुत सारी रूरल कम्युनिटी ऐसी हैं जो अपना लाइवलीहुड खो देती हैं। बहुत सारी जो हमारी कम्युनिटीज हैं रूरल एरिया के अंदर, उनका जो लाइवलीहुड है वो चला जाता है, क्योंकि उनकी जो इनकम का सोर्स है वो हमारे कौन है? फॉरेस्ट ही है। तो फॉरेस्ट नहीं है, अब उनको इनकम नहीं मिलेगी। दूसरा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जो पेड़ की जड़ें हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, तो सॉइल इरोजन मिलेगा आपको। यू विल फाइंड सॉइल इरोजन, यू विल फाइंड रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, यू विल फाइंड शॉर्टेज ऑफ वाटर। यू विल फाइंड ड्रॉट्स, आपको सूखा मिलेगा। क्यों? व्हाई इट इज सो? अगर फॉरेस्ट नहीं हुआ जो पानी को रोक के रखता है, पानी को रेगुलेट करके रखता है, फॉरेस्ट नहीं हुआ तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी पूरी। क्लाइमेट चेंज मिलेगा,
जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ये ग्रीन सिंक है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मिलेंगे आपको, यू विल फाइंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। वाटर टेबल लेवल ड्रॉप कर जाएगी, बिल्कुल सही बात है, वाटर टेबल लेवल विल ड्रॉप। देयर विल बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ एक्सटेंट कर जाएगी, इको टूरिज्म चला जाएगा। आपके जो मेडिसिनल प्लांट है वो नहीं मिलेंगे, जड़ी बूटी नहीं मिलेगी आपको, उसको बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट। तो फिर सॉल्यूशन क्या है इसका, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस, रीफॉरेस्टेशन। बिल्कुल हीट बढ़ जाएगी, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया बोला जगदीश सिंह। बस समझदार तो हो आप सारे लोग, आते गिनती के 30-40 लोग हो पर कमेंट सब करते हैं, मतलब ये ज्यादा बढ़िया है। 300 लोग आए फालतू की बात करें, वो उससे बढ़िया ये है 30 लोग आते हैं, काम की बात करते हैं, पढ़ते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, बढ़िया है। तो क्या सॉल्यूशन है भैया, रीफॉरेस्टेशन, एग्रोफॉरेस्ट्री, फिर प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस। आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस जैसे बायोगैस हो गया, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, आप इसको प्रमोट करो। फिर सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करो, रिसाइकलिंग करो, गो फॉर दी रिसाइकलिंग। फिर क्या करो, लॉस को स्ट्रिक्ट करो ताकि कोई भी पेड़ों को काट नहीं पाए, लॉस को स्ट्रिक्ट करो ताकि पेड़ों को कोई काट नहीं पाए। देन रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ थ्रू इको फ्रेंडली इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स बिल्कुल सही बात है, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया, क्लियर है। इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, वाटर टेबल हाई हो जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है किसकी, रूरल इकोनॉमी की। सॉइल इरोजन बता दिया बेटा मैंने, कुशाल मीणा आई हैव डिस्कस अबाउट सॉइल इरोजन। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगी और आखिरी जो दिक्कत है हमारे रूरल एरिया में, लास्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन रूरल एरिया, ये सारी जानकारी दे दी मैंने आपको। तो लास्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन रूरल एरिया इज लैंड एक्विजिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल मिलेगा इसके ऊपर आपको, यू विल फाइंड वन प्रॉब्लम ऑन दिस। रेयर स्पीशी गायब, बिल्कुल सही बात है। सर आई ओनली सी रिकॉर्डेड वीडियोस इन 1.5 स्पीड, बहुत बढ़िया, जैसे आपको सही लगे आप पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, किताब से पढ़ो, सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, 1.5 पे पढ़ो, 1.75 पे पढ़ो, 2 पे पढ़ो, बस समझ में आना चाहिए आपको, जैसे समझ में आए समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेनेज लाइन का ट्रीटमेंट। So last of the problem of the rural economy is known as what? Land acquisition. लास्ट ईयर के टॉपिक आया था, बिल्कुल आया था, तभी तो देखो ये 3 तारे बनाए हैं। ये 3 तारों का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर टॉपिक आया था, लास्ट ईयर थोड़ी हुआ था, लास्ट टाइम जब हुआ था तब आया होगा, ये लास्ट टाइम आया होगा। ट्राइबल, हाँ BAL 2018 में, हाँ सही बात है। अब क्या है लैंड एक्विजिशन? Land acquisition is a process by which government or private party acquire the land from the individual, especially in the rural area. Land acquisition वो process है जिससे या तो सरकार या कोई private entity land को acquire करती है, किससे? रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनसे। क्यों? ताकि इंडस्ट्री लगाएं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ताकि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाएं। क्लियर है? अब ये इंपॉर्टेंट है हमारी किसके लिए? ये इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पर इससे जो रूरल लाइवलीहुड है वो इंपैक्ट हो जाती है। 2018 में आया था, हाँ यहां से 2018 में आया था, बिल्कुल सही बात है। अब ये लैंड एक्विजिशन क्यों की जाती है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? लैंड एक्विजिशन इसलिए की जाती है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाएं, ताकि हम इंडस्ट्रियल जोन्स लगाएं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगाएं, अर्बन एक्सपेंशन करें, स्मार्ट सिटी बनाएं, माइनिंग करें, रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन करें, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर करें, कमर्शियल फार्मिंग करें, इन सारी चीजों के लिए लैंड को एक्वायर किया जाता है। क्लियर है? अब क्या चैलेंजेस हैं लैंड एक्विजिशन के अंदर इन रूरल इकोनॉमी? व्हाट आर द चैलेंजेस? पहला, डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। अगर आप किसान से उसका खेत ले लोगे, भैया वो करेगा क्या? उसके पास एग्रीकल्चर लैंड ही तो है, वही उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। आप उससे खेत लोगे, उसे एक बार पैसे दोगे, पैसा तो वो क्या कर देगा, एक बार में ही उड़ा देगा। अब उसके पास जिंदगी भर काम करने के लिए कोई जगह ही नहीं होगी। दूसरा, जो आप कंपनसेशन देते हो वो भी पुअर होता है बहुत, आप तो DLC रेट से देते हो, जबकि मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मार्केट वैल्यू इज ह्यूज। तो कहने का मतलब है अगर ये लैंड एक्विजिशन हुई, डिस्प्लेसमेंट होता है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड होती है। दूसरा, इनएडिक्वेट और डिलेड कंपनसेशन होता है। इनएडिक्वेट और डिलेड कंपनसेशन, एक तो मुआवजा बहुत बाद मिलेगा और बहुत कम मिलेगा बिल्कुल, बाड़मेर में हुआ सोलर प्रोजेक्ट के लिए, एब्सोल्युटली करेक्ट गिरिराज, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने। तो जो डिलेड कंपनसेशन होती है, इनएडिक्वेट कंपनसेशन होती है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन की। दूसरा, लीगल एंड प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सरकार ने लॉ तो बना दिया हम जमीन ले सकते हैं आपकी,
तो बहुत सारे लॉज हैं जो गवर्न करते हैं लैंड एक्विजिशन को, जो प्रोसेस को बहुत स्लो कर देते हैं, जो प्रोसेस को कंफ्यूजिंग बना देते हैं। फाइल एक डिपार्टमेंट जाएगी, फिर दूसरे डिपार्टमेंट जाएगी, फिर तीसरे डिपार्टमेंट जाएगी, फिर चौथे डिपार्टमेंट जाएगी। आपको सब जगह पैसा खिलाना पड़ेगा। आप ज्यादा पैसा खिला दोगे, आपको पैसा कम मिलेगा। ये है, आपको मिलेंगे 10 रुपए, आप 13 रुपए दे चुके आ चुके होगे, तो क्या फायदा है भैया? फिर किसान बैठा रहता है, इससे बढ़िया बैठे ही रहो। जा जमीन ले जा, कम से कम चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे हमें। फिर इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंसर्न होते हैं। अगर आपने जमीन ले ली उनकी, भैया आपने कोई प्रोजेक्ट बना दिया, उसके ऊपर डिफॉरेस्टेशन करोगे, एग्रीकल्चर लैंड को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो कहने का मतलब है इससे क्या है, इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंसर्न भी निकल के आता है। दूसरा, सोशल एंड कल्चरल डिस्ट्रप्शन हो जाती है। आपने लोगों से जमीन ले ली, फिर वो शहर की तरफ भागते हैं, तो क्या होता है, एक्सोडॉस होता है टू दी सिटीज। वो आपको बता दिया उसका इम्पैक्ट, भैया क्या फर्क पड़ता है। तो उससे सोशल और कल्चरल डिस्ट्रप्शन हो जाती है। डीएलसी का 3 टाइम्स मिलता है। डीएलसी का 3 गुना, बहुत बढ़िया। अगर डीएलसी का 3 गुना, तो अगर 1 रुपए की चीज का 3 रुपए मिलता है, तो फिर तो ये तो मार्केट रेट से भी ज्यादा हो गया यार। अगर डीएलसी का 3 गुना है, मतलब जितना मेरे को नॉलेज है, डीएलसी का दुगना प्राइस होता है मार्केट में जो चल रहा होता है। अगर डीएलसी का 3 गुना मिलता है तो अच्छी वैल्यू मिलती है, इट इज अ गुड वैल्यू इफ यू आर गेटिंग 3 टाइम्स ऑफ डीएलसी। बढ़िया है फिर तो। चलो, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? वी वर डिस्कसिंग व्हाट, हम बात कर रहे थे क्या चैलेंजेस है, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो अगला चैलेंज क्या है? अगला चैलेंज है लैंड माफिया और करप्शन बहुत है इसके अंदर। लैंड माफिया और करप्शन बहुत है। ये जो मिडल मैन होते हैं वो आपकी जमीन ले लेते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, SC ST को मिलता है। कुछ ना कुछ कैच होगा मेरे को। इन्होंने 3 टाइम्स बोला क्योंकि हर जगह का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, हर जगह का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, तो इनको ये जहां पर होंगे वहां पे 3 टाइम्स मिलता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। डीएलसी भी बहुत डीएलसी बहुत होती है सर। हाँ, डीएलसी भी बहुत होती है, कोई भी नहीं कहा ना, डीएलसी भी बहुत होती है, डीएलसी इज नॉट लेस, डीएलसी भी बहुत होती है। तो अगर डीएलसी का 3 गुना मिल रहा है यानी अच्छी रेट मिल रही है, बहुत कम होती है। जितना मैं बता रहा हूँ ना, डीएलसी अगर डीएलसी 1 रुपए की है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 रुपए होती है। मोटा मोटा थंब रूल है ये, थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है इधर उधर, तो मोटा मोटा थंब रूल होता है ये। हाँ, एग्रीकल्चर लैंड की डीएलसी बहुत कम होती है, वहां पे आप 5 गुना के आसपास ले सकते हो, कि अगर 1 रुपए की डीएलसी है तो 5 रुपए उसकी वैल्यू होगी, मार्केट में वैल्यू 5 रुपए होगी, डीएलसी 1 रुपए होगी। तो अगर आपको 3 रुपए मिल रहे हैं तो मार्केट प्राइस से कम ही मिल रहा है। पर शहरों में अगर 1 रुपए डीएलसी है, मार्केट प्राइस 2 रुपए होती है, तो शहरों की डीएलसी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अब कौन कौन सी पॉलिसी है, व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स रिगार्डिंग दिस लैंड एक्विजिशन, उसको देख लेते हैं। खूब सारी पॉलिसीज है हमारी, देयर आर सेवरल पॉलिसीज। तो कौन कौन सी पॉलिसी है? पहला, लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये डीएलसी क्या होती है? बताओ भाई, डीएलसी क्या होती है? डीएलसी बताना भैया इसको। तो पहला गवर्नमेंट पॉलिसी या रिफॉर्म कौन सा है? लैंड एक्विजिशन एक्ट। सर लेक्चर पढ़ते रहिएगा सर, अभी आरआरबी के बाद देखेंगे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, लेक्चर पढ़ाते रहिएगा। क्यों भैया लेक्चर? तुम आरआरबी के बाद हो, मैं आरआरबी के बाद क्लास ले लूंगा। अगर तुम्हें भी आरआरबी के लिए पढ़ना है ना, तो तुम आरआरबी के लिए पढ़ो, मैं आरआरबी के बाद कंटिन्यू करा लूंगा। अब चैप्टर 2 खत्म हो गया है, एक बार मैं पोल कंडक्ट करा लूंगा कि भैया अगर आपको आरआरबी के लिए पढ़ना है, आरआरबी के लिए पढ़ो। क्योंकि आरआरबी की भी क्लासेस चालू हो जाएंगे मेरी अभी। यू स्टडी फॉर आरआरबी, में आरआरबी के बाद कंटिन्यू कर लूंगा, लाइव देखना। लैंड कैपिटल इंफ्रा में लगे तो डेवलपमेंट होगा, लोकल ग्रोथ होगा, लोकल ग्रोथ होगा। एग्जाम्पल, हाँ, प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हाँ देखो, आप गुजरात की बात कर रहे हो ना, वहां पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, मोदी जी थे, सिस्टम बना के गए, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, तो डेवलपमेंट होगी। जो भी डेवलपमेंट से बेनिफिट हो रहा है, अगर आपने डायरेक्टली ओनर को दिया तो और ज्यादा बेनिफिट निकल के आता है। तो ये सिस्टम अगर बन जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि लैंड कैपिटल इंफ्रा में अगर लगे तो डेवलपमेंट होगा, पर ऐसा होता नहीं है। अभी डिस्कस किया ना हमने, करप्शन बहुत ज्यादा है, लैंड माफिया होता है, करप्शन इज देयर, लैंड माफिया इज देयर। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट, अब क्या पर्पस है लैंड एक्विजिशन एक्ट का? इट प्रोवाइड्स दी फेयर कंपनसेशन, 4 टाइम मार्केट रेट का इन रूरल एरिया। देखो, 4 टाइम्स द मार्केट रेट इन रूरल एरिया, तो ये फेयर कंपनसेशन देता है आपको, इट गिव्स यू द फेयर कंपनसेशन। चैलेंजेस क्या है? कुछ स्टेट में इसको डाइल्यूट कर दिया है, ये जो है ना लैंड एक्विजिशन एक्ट, कुछ स्टेटों ने इसको क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया, डिले कर दिया कंपनसेशन, डिले कर दिया कंपनसेशन। फिर इसके अलावा और क्या किया सरकार ने? सरकार ने ईज कर दिया लैंड लीजिंग पॉलिसी को।
नाउ सम स्टेट्स अलाउ लॉन्ग टर्म लीजिंग इंस्टेड ऑफ फुल एक्विजिशन। कुछ स्टेट्स में आप क्या कर सकते हो, जमीन को लंबे टाइम तक लीज पे ले सकते हो। आप मालिक नहीं हो, लीज पे ले लो 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 100 साल के लिए। तो लंबी लीज का प्रावधान ले आए सरकार। तो आप ओनर नहीं हो, सरकार ओनर नहीं है। ओनर तो कौन है, किसान ही है, पर उससे हमने लीज पे ले ली, जैसे लीज खत्म होगी उसको दोबारा दे देंगे। अगेन इट विल गिव। नो सर, आरआरबी से ज्यादा अच्छी एएन है, आप तो चलने दो। चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड और ट्रांसपेरेंसी कर दी अब सरकार ने। अगर आप देखोगे सारा हिसाब किताब ऑनलाइन होता है। जरा मुझे कोई साइट बताएगा जिसपे आपकी प्रॉपर्टी की जानकारी आ जाए, लैंड रिकॉर्ड आ जाए पूरा। फटाक से बताओ। आज के टाइम पे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो गई है हमारी। आपको खसरा नंबर डालो, पता चल जाएगा इसका मालिक कौन है, पूरा रिकॉर्ड निकल के आ जाता है। जरा बताना कौन सा पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल देखें, जरा बताना कौन सा पोर्टल है। विच पोर्टल इज देयर। आप सीधा बस खसरा नंबर डालो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, खाता नंबर डाल दो, खसरा नंबर डाल दो, बिल्कुल सही बात है। अपना खाता, ई धारा, बिल्कुल सही बात है, ई धरती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस। इसका सॉल्यूशन क्या है, आप फेयर कंपनसेशन करो। गिव द फेयर कंपनसेशन। आप इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करो, आप कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कराओ, तब उनसे जमीन लो। अपना खाता, बिल्कुल सही बात है, खसरा नंबर से आ जाता है। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आ गई, जमाबंदी। ठीक है जी, तो यहां पे आके खत्म हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 2। सर मेरे बोलने का मतलब है कि आप क्लासेस कंटिन्यू रखिएगा, हम लोग बाद में देखें। अच्छा, मैं पढ़ाता रहूं किसको, कैमरा को, और तुम बाद में आके देखोगे हैं। मतलब मैं आके कैमरे को पढ़ाता रहूं। चलो ठीक है, धन्यवाद। चैप्टर नंबर 2 हो गया आपका, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा अभी। आई विल प्रोवाइड द नोट्स।